हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लो बाय एएन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी 1891 का एक लैंडमार्क जजमेंट था और आज हम इस केस को ढंग से पढ़ेंगे, पूरे इसके फैक्ट्स वगैरह जानेंगे और कोर्ट ने क्या हेल्ड किया वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस केस को फैक्ट से। इस केस के फैक्ट्स क्या थे, ठीक है, हम ये जानेंगे फैक्ट्स क्या थे। तो जो कार्बोलिक कंपनी है, कार्बोलिक स्मॉक बॉल जो कंपनी है वो एक कोट ये एक एडवर्टाइज करती है। कार्बोलिक एक एडवर्टाइज करती है, कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी एडवर्टाइज करती है। कार्बोलिक जो स्मॉक बॉल कंपनी थी ना, ये इन्फ्लुएंजा 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 के लिए मेडिसिन बनाया था, ठीक है। तो ये कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी एडवर्टाइज करती है कि जो भी हमारी कि जो भी पर्सन है ना इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है, वो अगर हमारी इन्फ्लुएंजा की ये वाली दवाई लेगा तो उसको कभी भी, जो भी हमारी स्मॉक बॉल जो ये दवाई है इन्फ्लुएंजा की, अगर इसको कंज्यूम करता है, इसको लेता है, तो उसको दोबारा कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ये एडवर्टाइज में लिखा था। सेकंड पॉइंट एडवर्टाइज में ये भी डालती है, अगर किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा होता है तो उसको 100 पाउंड का अवार्ड दिया जाएगा। तो उसको 100 पाउंड का क्या दिया जाएगा, कंपनी की तरफ से अवार्ड। और नंबर थर्ड पॉइंट कोर्ट एडवर्टाइज के अंदर कंपनी ये डालती है कि इस चीज के लिए कि हाँ अवार्ड दिया जाएगा, हम बैंक के अंदर सेपरेट 1000 पाउंड, ठीक है, 1000 पाउंड बैंक के अंदर हम डिपॉजिट करते हैं आपकी सिक्योरिटी के तौर पर। तो क्या हुआ, एडवर्टाइज के अंदर स्मॉक बॉल कंपनी थी कार्बोलिक, उसने वो क्या करती है, कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी एडवर्टाइज करती है जो भी हमारी ये दवाई लेगा उसको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। नंबर दो बात, अगर किसी को होता है तो 100 पाउंड को अवार्ड के तौर पर उसको दिया जाएगा। और नंबर थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटी के तौर पर हम बैंक के अंदर 1000 पाउंड को डिपॉजिट करवाते हैं। ये एडवर्टाइज के अंदर निकाला कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी ने, ठीक है। और इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर विश्वास करके, इस एडवर्टाइजमेंट पे विश्वास करके कार्लिल जो एक लेडीज थी, कार्लिल जो एक लेडीज थी, वो क्या करती है, इन्फ्लुएंजा की ये दवाई को परचेज करती है। और जो डिस्क्रिप्शन दे रखा था, जो भी इसको यूज करने का, कंज्यूम करने का डिस्क्रिप्शन दे रखा था कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी ने, उसी ही डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कार्लिल उस दवाई को लेती है रेगुलरली। और उसके बाद भी इनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, के बाद भी इनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, किसको, कार्लिल को। तो कार्लिल इसके रिगार्डिंग कोर्ट के अंदर केस फाइल करती है कि ये जो कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी थी ना, उन्होंने एक जनरल ऑफर दिया था कि जो भी हमारी दवाई को कंज्यूम करेगा, उनके एज पर द डिस्क्रिप्शन में जो भी दे रखा है, और उस दवाई को यूज करने के बाद अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो 100 रुपए उसको एज ए अवार्ड के देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने उसकी परफॉर्म किया उनका कॉन्ट्रैक्ट को, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो उन्होंने बोला था कि ये कभी नहीं होगा तो 100 पाउंड का अवार्ड देंगे, तो मेरे को इन्फ्लुएंजा हो गया है। अब मुझे ये अवार्ड जो है 100 रुपीज का जो अवार्ड है, 100 रुपीज नहीं, सॉरी, 100 पाउंड का जो अवार्ड है वो मुझे दिया जाए। तो इसके ऊपर जो कार्बोलिक कंपनी है वो ये डिफेंस लेती है, कार्बोलिक कंपनी ये डिफेंस लेती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है। ये हमने एक जनरल हमारी कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए हमने किया था बस, ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेकंड पॉइंट, कोर्ट ने बोला, ओ सॉरी, डिफेंस में कार्बोलिक कंपनी ने बोला कि ये जो कार्लिल है उनकी तरफ से हमको कोई एक्सेप्टेंस तो रिसीव हुआ ही नहीं। जब अगर हमने कोई ऑफर दिया और उस पर हमको एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं हुआ तो वो प्रॉमिस या एग्रीमेंट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, और जब कोई हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ ही नहीं तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट भी नहीं है, और हम किसी भी तरीका का कोई भी अवार्ड देने के लिए लायबल नहीं है। ये सेकंड डिफेंस लिया कार्बोलिक कंपनी ने। और थर्ड पॉइंट, कार्बोलिक कंपनी ने बोला यहाँ पर कोई कंसिडरेशन भी नहीं है, यहाँ पर कोई कंसिडरेशन वाला पार्ट भी नहीं है मिस्टर कार्लिल की तरफ से। तो इन तीनों पॉइंट के हिसाब से ये कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, और हम यहाँ पर मिसेस कार्लिल को कोई भी पैसा देने के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है। ये डिफेंस लिया था कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी ने। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया,
कोर्ट ने बोला नंबर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला, जो इंटेंशन वाला पॉइंट के लिए बोला था ना कि हमारा तो इंटेंशन नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपने 1000 पाउंड 1000 पाउंड बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है, आपने 1000 पाउंड बैंक में डिपॉजिट किया है, और ये साफ क्लियर आपका इंटेंशन शो कर रहा है कि आप ये एक जनरल ऑफर दे रहे हो, ठीक है, ये ही बिल्कुल आपका क्लियर इंटेंशन शो कर रहा है कि आप एक जनरल ऑफर दे रहे हो, और जब आप जनरल ऑफर दे रहे हो सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट करता है तो इट कन्वर्टेड इनटू एग्रीमेंट, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका इंटेंशन था, ये एग्रीमेंट, ये ऑफर दिया है ना, तो आपका इसमें क्लियर इंटेंशन था, क्योंकि आपने 1000 रुपए बैंक में इसीलिए एज ए सिक्योरिटी के तौर पर जमा किया, और सिक्योरिटी के तौर पर जब कोई पर्सन तभी जमा करेगा जब उसको दिख रहा हो, इंटेंशन क्लियर हो कि हाँ हम कॉन्फिडेंट है हमारे केस में ऐसा होगा नहीं, और अगर होगा तो हम पैसा दे देंगे, इसलिए दिखाने के लिए हमने 1000 रुपए जमा किए, मतलब एक इंटेंशन शो कर रहा है, बहुत क्लियर इंटेंशन कि हमको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना है। सेकंड पॉइंट एक्सेप्टेंस, सेकंड पॉइंट जो एक्सेप्टेंस का था उसके ऊपर कोर्ट ने बोलती है, जब भी ये जो जनरल ऑफर वाले केस होते हैं ना, जनरल ऑफर वाले केस होते हैं, तो इसके अंदर रिटर्न कम्युनिकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब रिटर्न एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अगर वो पर्सन जो भी जनरल ऑफर के अंदर कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है उसको फॉलो कर लेता है, जो भी टीएनसी दे रखा है और उसको फॉलो करता है एज पर द नॉर्म्स, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और इस केस के अंदर मिसेस कार्लिन ने जो भी आपने आपके इन्फ्लुएंजा की दवाई के ऊपर डिस्क्रिप्शन दे रखा था, आपने जो डिस्क्रिप्शन दे रखा था उसको फॉलो किया था मिसेस कार्लिन ने, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस दवाई को लिया था, तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस सफिशिएंट है मिसेस कार्लिन की तरफ से, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट मानी जाएगी। और नंबर थर्ड पॉइंट बोला था डिफेंस के अंदर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कि यहाँ पे कंसिडरेशन तो है ही नहीं, भाई हमारी उन सामने वाले की तरफ से तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, तो कोर्ट ने इसके अंदर बोला कि कंसिडरेशन बिल्कुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस एडवर्टाइजमेंट के कारण आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है, आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है, और ये एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, मिसेस कार्लिक को जो भी नुकसान हुए हैं वो भी एक कंसिडरेशन के तौर पे देखा जाएगा। तो आपके तीनों जो को उन्होंने तीनों डिफेंस लिए थे उस बिहाफ पे कोर्ट ने बोला कि ये एक एग्रीमेंट था जनरल ऑफर के केस के अंदर, सबसे पहले तो जनरल ऑफर के केस के अंदर, ठीक है, जनरल ऑफर के केस के अंदर आपको कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस जो है आपको कम्युनिकेट नहीं करना होता, ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो एज इट इज, डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हो तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और यहाँ पे ये कंसिडरेशन के बाद आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है और मिसेस कार्लिल को जो नुकसान हुआ है, ठीक है, जो उनको डेट्रीमेंट इफेक्ट पड़ा है, तो वो एक सफिशिएंट वो है, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन है। तो इस बिहाफ पे एक वैलिड एग्रीमेंट था, और मिस जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, ठीक है, उसको वो लाइबल है एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट 1000 पाउंड देने के लिए मिसेस कार्लिल को, ठीक है, ये इस केस के अंदर हेल्ड हुआ था। तो इस केस से हमको कुछ लीगल पॉइंट जो समझ में आए वो ये समझ में आए, हमको जो लीगल पॉइंट समझ में आए इस केस से वो क्या समझ में आए। नंबर पहला पॉइंट तो हमको ये समझ में आया, जो जनरल ऑफर होता है ना वो कंटिन्यूइंग ऑफर होता है, ठीक है, जनरल ऑफर क्या होता है, कंटिन्यूइंग ऑफर होता है, वो चलता रहता है जब तक कि उसको कोई परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो एक कंटिन्यूइंग ऑफर है जनरल ऑफर। सेकंड बात ये है एक्सेप्टेंस, ये जो एक्सेप्टेंस जो होती है ना उसको कम्युनिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक्सेप्टेंस जो होती है ना उसको आपको कम्युनिकेट करने की आवश्यकता नहीं होती, आप अगर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर कोई भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अगर आप उस डिस्क्रिप्शन को उस मैनर से फॉलो करते हो तो उसको आप एक वैलिड क्या बोलते हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस उसको मानी जाएगी। और जो एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आप ये फॉलो करके मानते हो, और दूसरी बात एक्सेप्टेंस है ना साफ शो होती है आपके कंडक्ट और परफॉर्मेंस से, ठीक है, आपके कंडक्ट और परफॉर्मेंस से आपकी जो ये है ना एक्सेप्टेंस वो शो हो जाती है। तो आपको ऐसे मतलब जाकर
ओरली या वर्बली जाकर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है सर आपने जो जर्नल ऑफर दिया था मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, और ठीक है तब से वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट, तब से मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी मानी जाऊंगी, ठीक है, प्रोमिसी मानी जाऊंगी, माना जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो हमने ये समझा कि जो जर्नल ऑफर क्या होता है, कंटिन्यूइंग ऑफर होता है। और नंबर सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जनरल ऑफर के केस के अंदर कि एक्सेप्टेंस को है ना आपको जाके कम्युनिकेट नहीं करना होता, आपके कंडक्ट या फिर आपके परफॉर्मेंसेस का पता लगाया जाता है। और वो कब होगी परफॉर्मेंस या कंडक्ट कैसे पता चलेगा, जब आप वो जो कंडीशन जो ऑफर में जो कंडीशन डाली थी, टर्म्स एंड कंडीशन डाली थी या कोई भी डिस्क्रिप्शन डाला था उसको एज इट इज फॉलो करते हो, जैसा कि उस कंपनी ने जनरल ऑफर में डाला था, तो उसको एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वैलिड एक्सेप्टेंस, गुड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ये इस केस के अंदर हेल्ड हुआ। तो आज के केस में हमने ढंग से डिस्कस किया द कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के अंदर। इसके फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स यही थे कि जो कार्लिल कार्बोलिक कंपनी थी इन्फ्लुएंजा की दवाई बनाती है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक बार वापस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा की दवाई बनाती है और एडवर्टाइज करती है कि जो भी हमारी दवाई जो भी जिसको इन्फ्लुएंजा है वो हमारी अगर दवाई लेता है तो उसको दोबारा कभी इन्फ्लुएंजा होगा नहीं, होता है तो हम 1000 रुपए अवार्ड, 1000 रुपए नहीं सॉरी 100 पाउंड हम उसको क्या देंगे एज अवार्ड देंगे, और 1000 पाउंड हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। मिसेस कार्लिस को कंज्यूम करती है एज डिस्क्रिप्शन जो दे रखा था, बट उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उस पर कार्लिल केस करती है उनके ऊपर, ठीक है। तो इस पर कार्बोलिक जो कंपनी है वो ये डिफेंस लेती है, सबसे पहले हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, सेकंड पॉइंट की एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, और थर्ड पॉइंट हमारे लिए तो कोई कंसिडरेशन भी नहीं था, तो ये वो हमारी तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। इस पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि सर आपके तरफ से जो इंटेंशन था ना, आपने बैंक के अंदर जो सिक्योरिटी के 1000 रुपए 1000 पाउंड जो जमा कराया ना, डिपॉजिट कराया, वो क्लियर इंटेंशन शो कर रहा है कि आपका मन है कॉन्ट्रैक्ट में आने का। सेकंड पॉइंट जो एक्सेप्टेंस है ना जनरल ऑफर के केस के अंदर, जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन डालते हो या डिस्क्रिप्शन डालते हो या कोई भी मैनर प्रेस्क्राइब करते हो, उस मैनर को अगर परफॉर्म कर लेता है जो प्रोमिसी है तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वैलिड एक्सेप्टेंस। और नंबर थर्ड पॉइंट कंसिडरेशन, तो सर कंसिडरेशन की बात ऐसी है कि आपकी इस एडवर्टाइजमेंट के कारण सेल्स इंक्रीज हुई है और मिस कार्लिल को जो डिटरमेंट इफेक्ट हुआ है वो दोनों एक वैलिड कंसिडरेशन है, तो इस हिसाब से एक जनरल ऑफर था और उसने एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो आपने प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो गया, तो इस बिहाफ पे आपको आपने जो कहा था कि हम 100 पाउंड देंगे वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या सीखा इससे, क्या समझा हमने समझा कि जनरल ऑफर कंटिन्यूइंग ऑफर्स होते हैं, और सेकंड बात कि जो एक्सेप्टेंस है ना वो वर्बली जाके कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन को या डिस्क्रिप्शन होता है या कोई भी प्रेस्क्राइब मैनर है उसको हम फॉलो करके भी समझ जाएंगे, और जो हमारा कंडक्ट और परफॉर्मेंस है ना उससे हम ये समझ जाएंगे कि इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर हमारी एक्सेप्टेंस मान ली गई। So that's all for today, guys. If anyone have any query or anyone have any issue, then post us comment. Thank you everyone.